स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में जाने कितनी आहुतियाँ पड़ी और वे सब एक एक कर स्वाहा होते हुए प्रकृति में ऐसे विलीन हो गई कि आज उन आहुतियों का कोई नाम लेवा ही ना रहा। ना तो इन आहुतियों का कहीं कोई अभिलेख दर्ज हुआ और ना ही इतिहास के पन्नों पर उन्हें कोई स्थान ही दिया गया। इन्हीं आहुतियों के यथार्थ को कल्पना और कहानी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं आज एक ऐसी कहानी जो मुझे विश्वास है कि इससे पहले आपने कभी भी कहीं भी नहीं सुनी होगी। जी ठीक है, कहकर ब्रजभूषण ने फ़ोन का रिसीवर लगभग पटकते हुए रखा और सामने की मेज पर अपना पैर फैलाते हुए पसर गए। क्या हुआ चचा, आज कुछ उखड़े हुए से हो? चाची से फिर झगड़ा हो गया क्या? मदन ने ब्रजभूषण को चिढ़ाते हुए पूछा। तुम भी ना बेकार की बातें हमसे ना किया करो। इस उम्र में तुम्हारी चाची झगड़ा करके जाएंगी कहाँ? ब्रजभूषण मदन को डांटते हुए बोले। जरा हमारी उम्र का भी लिहाज किया करो। तुम्हें इस थाने में आए केवल 5 साल हुए हैं और हमारी तो उम्र ही यहीं बीत गई। इस साल पूरे 60 के हो जाएंगे हम, और साथ ही नौकरी से रिटायर्ड भी। अच्छा नहीं कहता, मदन ने हंसते हुए कहा, मगर ये तो बताइए कि नाराज किस लिए हैं और फ़ोन किसका था? बड़े साहब का था। पूछा है पिछले महीने जो सड़क किनारे लाश मिली थी उसका क्या हुआ, अंतिम संस्कार इत्यादि की रिपोर्ट लाने को कहा है। कौन सी लाश? मदन ने ब्रजभूषण को गौर से देखते हुए पूछा। अरे वही जो आधी सड़ चुकी थी, भूल गए? सुबह सुबह फ़ोन आया था, कपकपाती ठंड में हमें दौड़ना पड़ा था। जाने किस बुढ़िया की लाश थी, न जाने कितने दिनों से मरी पड़ी थी, आधी तो सड़ ही चुकी थी। हाँ याद आया, मदन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। लेकिन उस आधी सड़ी बुढ़िया की लाश में बड़े साहब की क्या दिलचस्पी हो गई जो 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं? मैं क्या जानूँ भाई, लेकिन ले तो जाना होगा। दो रजिस्टर दो, दिखा आता हूँ कब कैसे अंतिम संस्कार हुआ। रजिस्टर? मदन ने हकलाते हुए कहा। उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब? हाँ, मुझे क्या पता था कि बड़े साहब की उस 70-75 साल की बुढ़िया से कोई जान पहचान होगी। मैंने सोचा इस सड़ी गली लाश के पीछे क्या मेहनत करना, यूं ही सुखिया को कह दिया था ठिकाने लगाने को। उसे तो आप जानते ही हो, पीकर मस्त रहता था, ना जाने क्या किया होगा। लेकिन रजिस्टर में तो उसने कुछ भी नहीं लिखा है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मती तो नहीं मारी गई थी तुम्हारी? सुखिया तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, कैसे पता चलेगा उसने लाश को कहाँ जलाया? नगर निगम वालों को दिया या गंगा में ऐसे ही फेंक दिया? अब न तो सुखिया ही है और न ही वह लाश। जलाई न भी गई हो तो भी अब तक चील कौवे खाकर हजम कर गए होंगे। राम राम, न जाने कैसे कैसे आलसियों को पुलिस में नौकरी मिल गई है। अब बड़े साहब से क्या कहूँगा? ब्रजभूषण ने अपना माथा ठोंक लिया। तो और क्या करता? कितनी बदबू आ रही थी उस लाश से। मदन अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला। न जाने कहाँ कहाँ से मरने के लिए ऋषिकेश में चले आते हैं। लगता है यहीं आकर मरने से स्वर्ग मिलेगा। मदन उपेक्षा से बोला। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, ब्रजभूषण के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, चाचा मेरी नौकरी अब तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके बड़े साहब को समझाओ, लेकिन उन्हें सच न बताना। मैं वचन देता हूँ जीवन भर ऐसी गलती दोबारा ना करूँगा। लेकिन मैं बड़े साहब से कहूँगा क्या? कुछ भी करो चाचा, तुम्हें तो इतने सालों का अनुभव है, बस मुझे बचा लो। ठीक है, देखता हूँ, कहकर ब्रजभूषण ने बीड़ी सुलगा ली और थाने में ही चहलकदमी करते हुए कुछ सोचने लगे। चलो तुम भी चलो, ब्रजभूषण ने बीड़ी जमीन पर फेंक कर अपने पैर से बुझाते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बड़े साहब मुझे जिंदा जला देंगे। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूँगा, बस मैं जो कहूँ उसमें हामी भरते रहना। ठीक है, तुम कहते हो तो चलता हूँ, लेकिन मुझे बचा लेना। ठीक है, कहकर ब्रजभूषण ने मेज से उठाकर अपनी टोपी सिर पर लगाई और मदन के साथ बड़े साहब के कमरे में पहुँच गया। बड़े साहब अपनी कुर्सी पर बैठे किसी गंभीर विचार में मग्न थे। उनके सामने की मेज पर अखबार के कुछ कतरने और कुछ कागज़ पसरे हुए थे। उन्होंने ब्रजभूषण और मदन को देखते ही कहा, आइए आइए ब्रजभूषण जी, आपको इस नौकरी में लगभग 30 साल तो हो ही रहे होंगे। जी साहब, मगर क्यों?
आप इन्हें पहचानते हैं? कहकर बड़े साहब ने मेज पर रखी तस्वीरें और अखबार की कतरनें ब्रजभूषण के सामने फैला दी। ब्रजभूषण ने एक एक कर तस्वीर उठाकर देखी, लेकिन पहचान न सके। बोले, नहीं साहब, पहचानता तो नहीं हूँ। अरे, मुझे तो लगा आप पहचानेंगे। बड़े साहब आश्चर्य से बोले, ये वीणा दास हैं। कलकत्ता में छात्री संघ की सदस्या थीं। आज़ादी की लड़ाई के समय इन्होंने बंगाल के अंग्रेज गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर गोली चलाई थी। गोली गवर्नर के कान के पास से निकल गई और वह बचने के लिए मंच पर लेट गया था। फिर भी ये रुकी नहीं और 5 गोलियां दाग दी थी। जैक्सन तो बच गया, लेकिन इन्हें 9 साल की सज़ा हुई थी। जेल से छूटने के बाद भी ये चुप नहीं रही। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, फिर जेल गईं, फिर छूटी तो पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्या बन गईं। पति की मृत्यु के बाद भी सरकार से कोई मदद न ली। कहकर बड़े साहब चुप हो गए। मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, मदन ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। हैं नहीं, थीं। पिछले महीने जो सड़ी हुई लाश मिली थी वह इन्हीं की थी। बड़े साहब ने मेज से तस्वीरों और कतरनों को एकत्रित करते हुए पूछा, रजिस्टर ले आए? जी नहीं, ब्रजभूषण ने हकलाते हुए कहा। तभी मैं कहूँ, उस सड़ी हुई लाश के प्रति मुझे इतनी श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो रही थी? क्यों मदन? हाँ, अब मैं समझा। आप तो अपने आंसू ही न रोक पा रहे थे। कितना कोसा था आपने लाश के परिवार वालों को। मदन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो और क्या करता, तब मैं नहीं जानता था कि ये वीणा जी हैं। फिर भी इनकी स्थिति देखकर मुझसे रहा ना गया था। जी भर कोसा इन्हें उस स्थिति में पहुंचाने वालों को। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की भी चिंता ना की इन्होंने, और मरने के बाद कोई रोने वाला भी ना था। सड़क किनारे कई दिनों तक पड़ी रही थी। हकीकत तो न जानता था तब मैं, पर दुख मुझे बड़ा ही हुआ था। मुझसे न देखी गई थी इनकी दुर्दशा। ब्रजभूषण रोनी सी सूरत बनाकर बोले, यही तो विडंबना है देश की ब्रजभूषण जी। जिन्होंने कभी कोई चोट नहीं खाई वे आज मलाई खा रहे हैं, और इन जैसे क्रांतिकारी सड़क किनारे गुमनामी की मौत मर रहे हैं। खैर छोड़िए, आप रजिस्टर दीजिए। रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा है। ब्रजभूषण ने मदन को देखते हुए कहा, हमसे ना हो पाया साहब जी। किसी 70-75 साल की वृद्धा की लाश को नगर निगम वालों के हाथ हम न सौंप सके। मैं तो बहुत भावुक हो गया था। मदन ने मुझे संभालते हुए कहा, मेरी दादी की उम्र की हैं, क्यों न मैं ही इनका अंतिम संस्कार कर दूं? और मैंने इसे अनुमति भी दे दी। गलती मेरी है साहब जी, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस समय पूछने की स्थिति न थी। लाश पहले से ही आधी सड़ चुकी थी। पूछताछ में तो और अधिक देर हो जाती, इसलिए मैंने तुरंत फैसला ले लिया। अब इसके लिए आप मुझे जो चाहे सजा दो। कहकर ब्रजभूषण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रजभूषण की बातें सुनकर बड़े साहब चिंता में पड़ गए। फिर कुछ सोचते हुए बोले, अरे नहीं, सजा कैसी? आप दोनों ने तो उचित ही किया। एक क्रांतिकारी का अंतिम संस्कार लावारिस लाशों की भांति नगर निगम वाले करें, उससे तो बेहतर यही था कि आप दोनों ने इन्हें अपना मानकर इनका दाह संस्कार कर दिया। इनकी अस्थियां गंगा में तो विसर्जित कर दी थी ना? बड़े साहब ने मदन से पूछा। जी हाँ, पूरे कर्म कांड के साथ। मदन ब्रजभूषण को देखते हुए बोला, चलो ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। कहकर बड़े साहब ने अपने दोनों हाथ जोड़कर वीणादास की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वीणादास के अंतिम संस्कार का रहस्य ही बना रहे, प्रार्थना करते हुए ब्रजभूषण और मदन बड़े साहब के कमरे से बाहर निकल गए।